जो बातें ओवैसी साहब कहते हैं कि हम गरीब मजदूर किसानों की बात करने आए हैं, जिनको जो अधिकार नहीं मिला वो अधिकार दिलाने आए हैं, और जो वो कहते हैं उस पर खड़ा उतरते हैं, उसका ये प्रमाण है। पंडित मनमोहन झा गामा अर्थ से फर्श पे पहुंचाने का काम किया, उनका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जिस हिंदुस्तान में मोहम्मद रफी साहब गाना गाते हैं, बड़ी देर भयो नंदलाला तेरी राहत तक है ब्रिज वाला, उस रफी साहब के गाना से मंदिर में चाहूं और खुशहाली फैल जाता हो। ये यही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में सलमा बेगम चुन्नी सिलती है और मेरी राधा रानी पहनती है। लेकिन इन राजनीति भेड़ियों ने हमारे देश और प्रदेश के फिजाओं को बिगाड़ने का जो काम किया है, उसे संवारने का ठेका अगर किसी ने लिया है तो वो हमारा नेता, आपका नेता, हर गरीब मजदूर किसान दलित अल्पसंख्यकों का नेता, हम सब का महबूब बैरिस्टर ओवैसी साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटॉप। मैं हूं प्रफुल्ल और हमारे साथ मौजूद हैं जो आजकल बहुत सुर्खियों में साहिबाबाद विधानसभा से एमआईएम के प्रत्याशी हैं, मनमोहन झा गामा जी। पंडित भी लगा दूं मैं, क्योंकि टीका लगाए हुए हैं और पंडित कहा जा रहा है क्योंकि वो ओवैसी के पार्टी में आए हैं। और थोड़ा सा ऑफिस दिखाना चाहूँगा। सामने आप मेरे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एमआईएम का पतंग दिख रहा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, और थोड़ा सा उधर देखिए आप कोने पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, और इधर देखिए थोड़ा छोटा सा एक मंदिर नुमा है और इसमें कुछ भगवान का वो ना मूर्ति रखा हुआ है, शायद किसका, परशुराम जी का मूर्ति है। बाकी आप उधर देखेंगे तो उधर स्वामी विवेकानंद भी हैं और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हैं। यानी ये ऑफिस है। कहते हैं कि हमारा एक ऐसा हिंदुस्तान हो जहाँ पे साथ में गीता और कुरान हो, तो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रहा है। खैर, हम इन सब मुद्दों से हट के, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और गामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी एमआईएम से। गमछा है हरा, गले में हरा पट्टी भी है, एमआईएम का पतंग भी है। खुशी है। देखिए, हम खुश तब होंगे जब ओवैसी साहब का हाथ मजबूत हो जाएगा। हाँ, खुशी है इस बात की कि जो बातें ओवैसी साहब कहते हैं कि हम गरीब मजदूर किसानों की बात करने आए हैं, जिनको जो अधिकार नहीं मिला वो अधिकार दिलाने आए हैं, और जो वो कहते हैं उस पर खड़ा उतरते हैं, उसका ये प्रमाण है। पंडित मनमोहन झा गामा, जिसको गरीबी के नाम पे तिरस्कार मिलता रहा राजनीति में, लेकिन ओवैसी साहब ने अर्थ से फर्श पे पहुंचाने का काम किया, उनका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में एमआईएम को कहा जाता था कि मुसलमानों की क़यादत करें, मुसलमानों को एक करें, लेकिन ब्राह्मणों को भी टिकट दे रहे हैं। तो कहीं कोई षड्यंत्र या कोई चाल तो नहीं है उत्तर प्रदेश का खेल खराब करने में? जैसे बहुत पीड़ा होती है साहब, बहुत पीड़ा होती है। यही लड़ाई तो मेरे नेता लड़ना चाहता है। अरे क्यों बांटते हो हमें? अरे हमसे बेहतर तो वो पक्षी है जो कभी मंदिर कभी मस्जिद पे जाके दाना चुंग लेता है। ये वही हिंदुस्तान है ना, जिस हिंदुस्तान में मोहम्मद रफी साहब गाना गाते हैं, बड़ी देर भयो नंदलाला तेरी राहत तक है ब्रिज वाला, उस रफी साहब के गाना से मंदिर में चाहूं और खुशहाली फैल जाता हो। ये यही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में सलमा बेगम चुन्नी सिलती है और मेरी राधा रानी पहनती है। लेकिन इन राजनीति भेड़ियों ने हमारे देश और प्रदेश के फिजाओं को बिगाड़ने का जो काम किया है, उसे संवारने का ठेका अगर किसी ने लिया है तो वो हमारा नेता, आपका नेता, हर गरीब मजदूर किसान दलित अल्पसंख्यकों का नेता, हम सब का महबूब बैरिस्टर ओवैसी साहब। और उस विजन पे वो चल चुके हैं। उनके ऊपर आप तोहमत लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई के राह पे चलने वालों को अंगारों से गुजरना होता है। आप बोल रहे हैं कि सलमा बेगम चुनरी सिलती है तो राधा पहनती है, मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने मंदिरों में गूंजते हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हमने तो हिंदुस्तान को ऐसे जगह पे लाके खड़ा किया कि जहाँ पे कुछ लोग कब्रिस्तान की बात करते थे, मस्जिद की बात करते थे, अजान की बात करते हैं, हम तो मंदिर की बात कर रहे हैं। यही तो विडंबना है, यही तो विडंबना है, क्योंकि देश खूबसूरत तभी हमारा हो सकता है कि मंदिर से अजान हो, अब मंदिर से घंटा बजे, तब अच्छे हिंदुस्तान की पहचान हो। तो मनमोहन झा गामा एमआईएम के सिपाही बन के क्या देश में जो तुष्टिकरण की राजनीति है उसको साफ कर पाएंगे? आप देख लीजिए, घबराया हुआ जमीन उनका खिसकता नजर आ रहा है। ओवैसी साहब की वजह से हर उन मक्कारों का जमीन खिसकता नजर आ रहा है जो अब तक हमारे हर वर्ग के लोगों को, गरीब मजदूर किसान दलित अल्पसंख्यकों के वोटों को ठग कर, उन्हें भयभीत कर वोट प्राप्त करके उनका, और फिर उन्हीं के ऊपर उनकी ताकत से
जुल्म करने का काम करते थे। हम चाहते थे कि अब जो नेता आएगा, अब जो मेरी सरकार बनेगी, वो हमारे बच्चों के हाथों में कलम और तालीम देने की बात करेगा। लेकिन फिर वहीं वो रिक्शा का भी पकड़ाने का बात करता है। कभी वो हमसे ये कहता है कि भाई तेरा बेटा अपराधी, उसे जेल भेजने का काम करूंगा। तो आखिर ये पैटर्न क्यों और कब तक ये चलेगा? तो अखिलेश यादव रिक्शा तो दे रहे हैं ना, मतलब आप भी रिक्शा की बात कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बोलते हैं कि रोजगार नहीं मिलता है, तो रिक्शा चलाओ, क्या दिक्कत? अब यही स्थिति रह गई। 70 सालों में देश 70 साल हो गए गुलाम हुए, 76 साल आज हो गए। कल हम फिर गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। यानी कि कागजों में शहर का रंग गुलाबी है, आपके कागजों में शहर का रंग गुलाबी है, लेकिन साहब हकीकत तो देख ले, चेहरे का रंग उड़ा पड़ा है साहब, हर चेहरे का रंग उड़ा पड़ा है। शहर में लोग जींस तो पहन लेते हैं, पॉकेट में कंघी होता है, पर्स होता है, लेकिन उसमें पैसे नहीं होते हैं। ये हालात इन लोगों ने पैदा कर दिया है। क्या अब भी हम बिजली, पानी और सड़क, खड़ंजे, नालियों की लड़ाई लड़ते रहेंगे? नहीं। 70 सालों में मेरा देश इतना मजबूत हो जाना चाहिए था, अर्थव्यवस्था इतना स्ट्रांग होना चाहिए था कि हमारे हर चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए थी। लेकिन मैं देश की बात करूंगा, देश जब चुनाव आएगा। मनमोहन झा शायराना अंदाज में बात कर रहे हैं, कहीं टोपी का, कहीं दाढ़ी, उर्दू का प्रभाव तो नहीं पड़ गया? ऐसे आरोप लग सकते हैं, क्योंकि बदलाव तो नहीं हो गया। हिंदी अगर मेरी माँ है तो उर्दू मेरी मौसी है। हिंदी अगर मेरी माँ है तो उर्दू मेरी मौसी है। तो मौसी और मासी, मौसी और मासी में क्या? मासी, माँ और मासी, तो माँ से भी कहीं बड़ा मेरी मौसी है। तो हम दोनों को साथ लेके चलेंगे, दोनों का सम्मान करेंगे साहब। आप उर्दू को और हिंदी को माँ और मौसी बता रहे हैं। जी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोगों ने उर्दू का विकास किया, हम तो आए तो संस्कृत को फरोग दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक ये संस्कृति है, एक वो टोपी वालों की, गमछे वालों की संस्कृति और संस्कृत में अंतर है साहब। संस्कृत इनके किसी भी नेता के मुंह से निकलवा दो तो मैं मान लूँ आपको। और आडंबरी करना, डपोर संघ की घोषणा कर, यानी कि अपने आप को सिर्फ उस चोला में ढाल लेने मात्र से वो संस्कृति नहीं आ जाता है। संस्कृति का प्रमाण है वसुधैव कुटुंबकम। जो आपका है वो अपना है, और जो बाहर से भी आएगा वो भी आपका अपना होगा। अच्छा, एक बात आपने कहा कि हम लोग के आने से, आपके मैदान में उतरने से कुछ लोगों की जमीन खिसक रही है एमआईएम के आने से, लेकिन दूसरा आरोप ये भी लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी दर दर भटक रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं कि हमारी जमीन मजबूत हो जाए, हमें थोड़ा सा वजन मिल जाए। गलत। गठबंधन से क्या? आप उनसे पूछे जो ओवैसी साहब को धोखा दे के गए, उनकी जमीन जनता ऐसी बिगाड़ेगी कि उन्हें अपना भी सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि गठबंधन, जो ओवैसी साहब को इन लोगों ने झांसे में रखा कि मैं आपके साथ हूं, आज खुद ही देख लेना, हाथ कंगन को सिखा, पढ़े लिखे को फारसी का। जो कल तक 50 सीट और 60 सीट पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, आज उन्हें 1 सीट भी मुसैयर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 80 बनाम 20% की लड़ाई चल रही है, तो आप 80 वालों में शामिल है, कहाँ 20 में घुस रहे? नहीं, हम 100 में शामिल हैं साहब। 100 का 100 मेरा है। आप भी मेरे, आप भी मेरे, आप भी मेरे, आप भी मेरे, पूरा हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा मेरा है। और हिंदुस्तान के किसी कोने में मेरी तकलीफ होगी तो दर्द मेरे नेता को होगा, और अगर मेरे दर्द नेता को हुआ तो उसका बेटा, उसका भाई भी, उसका सिपाही भी रोएगा और उस दर्द को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। चाहे कहते हैं कि निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। जनता की आवाज़ हो चुकी है, अब जनता अपना ही अलगाड़ करेगी। हम तो जनता के साथ, पर उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने को तैयार हैं। पूरा हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की बागडोर कोई एक संभाल रहा है आजकल, उससे नाराजगी है? नहीं, नाराजगी नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा, एक वीडियो क्लिप भी चला था कि बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बगैर पढ़े लिखे बोलते हैं। लेकिन जब क्लिप बस सामने से बंद हो गया तो ताक झांक शुरू भी हो गया था। तो कब तक आप बेवकूफ़ बनाओगे? हाँ, तो ऐसे मतलब एक भी मौका आप लोग नहीं छोड़ते प्रधान सेवक को कुछ क्रिटिसिज्म करने का? नहीं, देखिए, हम अपने देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं और हर उन व्यक्तियों को कहना चाहते हैं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। लेकिन अगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अगर वो किसी व्यक्ति विशेष के प्रधानमंत्री, किसी संगठन के प्रधानमंत्री बन के रहते हैं, तो मैं विरोध करता हूँ। ये देश लोकतांत्रिक है। तो चीख के बोलते हैं कि हम हिंदुस्तान को एक अच्छा मुस्तकबिल देना चाहते हैं, अच्छे जगह पर ले जाना चाहते हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन उन शब्दों को कैसे भूल जाते हैं जब वो कहते हैं कि मैं कपड़ों को देखकर व्यक्ति की पहचान कर लेता हूँ। तो इस शब्दों को भी इस हिंदुस्तान की जनता याद रखेगी। दंगाई है ना कपड़े वाले।
यही तो कहना है। यानी कि अगर आपने 1 मिनट में सफारी सेट और दूसरे मिनट में पटका, तीसरे मिनट में झटका, चौथे मिनट में डुबुक की, तो आप कलाकार हो गए और हमारे देश का जो आदमी है वो गद्दार हो गए। आप गद्दार हो सकते हैं, देश का नागरिक गद्दार। देश का नागरिक अगर एक माचिस भी खरीदता है ना साहब, तो वो आपको टैक्स देता है, और जो आप घंटों में 100 करोड़ रुपया खर्च करते हैं ना, वो उसी की गाड़ी कमाई होती है। इसलिए देश के नागरिक को गद्दार कहने से पहले भारत माँ से माफ़ी मांग ले आप। अच्छा, तो कलर की बताइए, ये कलर अच्छा है या भगवा कलर अच्छा है? अगर दोनों अच्छे हैं तो अंतर थोड़ा सा। कलर बहुत बेहतर है ये, और भगवा भी बहुत अच्छा है, लेकिन भगवा को धारण करने वाला व्यक्ति रावण है। जो भगवा पहनकर रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, या वो भगवा पहनने वाला है दधीची ब्राह्मण है, जिसने देश हित में अपने हड्डी को गला करके हथियार बना के वज्र बनाया। तो ये निर्णय लेना होगा आपको। आप कलर को आतंकवादी नहीं कह सकते। कलर तो शांत का प्रतीक है। कलर तो आपको मार्ग दिखाने का काम करता है। ये हरा रंग जो है धरती की अंगड़ाई है, किसानों की प्रतीक है। ये हरा रंग, ये हरा रंग खुशहाली का अपना एक मैसेज देने का काम करता है, इंसाफ की बात करता है हरा रंग। साहिबाबाद विधानसभा से मनमोहन जागामा की लड़ाई सीधी किससे है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है साहब। लड़ाई है आम जनता की, लड़ाई है उन लोगों की जिनको दबाया और कुचला गया जब से साहिबाबाद विधानसभा का निर्माण हुआ। उनकी लड़ाई है, और उनकी लड़ाई है जिन्होंने कुचलने का काम किया है। हम तो उनके एक वाहक बन के, उनके सेवक बन करके उनके साथ खड़े हैं। अब वो समझेंगे कि उन्हें जीतना है या हारना है, वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि साहिबाबाद की जनता जागरूक हो चुकल बा। बार बार बिहारी बोलना के का मतलब बा? अब देखा तू अंग्रेज, हम बिहारी बानी तो तुमरा बंगाली कहब हैं? हम बिहारी है ना बानी तो हमरा बंगाली तो कह ना सकेला। अब बिहारी के साथ साथ मैथिली ब्राह्मण भी बानी। तहरा माध्यम से अपना मैथिली ब्राह्मण भाई से, मैथिली समाज के सभी लोगन से कहतानी कि यो भाई जी, हम अहाँ के अपन छी, अहाँ के बेटा छी, अहाँ के भाई छी, अहाँ के लाल छी। सब दिन अहाँ अपने सबके वोट दिलौं। आई अहाँ के ओवैसी साहब एकटा मौका दिला कि अपन बेटा के लिए वोट मांगियो लोगन से। अब देखो कि अहाँ के कहला पर जकरा अहाँ वोट दिलौं एते दिन, आई अहाँ के कहला से अहाँ के बेटा के वोट दैये कि नहीं, आ नहीं दैया तो कम से कम अहाँ अपन और अपन जते लोगन छियै त सब मिलके अपन लाल के, अपन समाज के, अपन बिहार के, अपन मिथिला के, अपन माटी के मान सम्मान बचा लिया। कि ओवैसी साहब के समर्थन से कम अहाँ के 80,000 वोट मिल रहा अछि। यही एक आरोप लगता है कि जैसे ओवैसी की पार्टी में कोई शामिल होता है तो भावनाओं के साथ खेलना सीख जाता है। अब देखिए, हमने आह भरी तो हंगामा हो गया, वो कत्ल पे कत्ल करे जा रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं। हम तो कभी जात की बात ही नहीं करते हैं, देश हित में करते हैं ना, हिंदू नहीं। अच्छा, यानी कि अब बताइए, 2014 से पहले देश खतरा में था, है ना। 2019 में हिंदू खतरा में हो गया, जबकि उससे पहले न तिलक हमारा बाबू दादा लगाया था, न चुटिया लगाया था, और न हिंदू कहीं था, है ना। इसका मतलब यही ना कहिएगा। और जब हिंदू खतरे में था, अब जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री खतरा में। तरह भैया कब तक खतरा करते रहोगे? हम हिंदुस्तानी खतरा को भगाने का काम करते हैं, खतरा झेलते नहीं है, खतरा को ख़त्म करते हैं। लास्ट सवाल, कहा जा रहा है कि जो हिंदू विरोधी है वो देश विरोधी है, आप किस में शामिल हैं? हम देश समर्थक हैं, संविधान समर्थक हैं, और संविधान हमें इजाज़त देती है अपने धर्म को मनाने की। और धर्म को मानने वाला व्यक्ति कभी मानवता का दुश्मन नहीं हो सकता। ये वही लोग हैं जो धर्म की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, भय की आड़ में सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, और उन्हीं सबको खत्म करने की बिरा अगर उठाया है तो वो मेरा नेता, मेरा महबूब बैरिस्टर ओवैसी साहब जिंदाबाद। ओवैसी साहब के सपने साकार कर पाएंगे? 100%। मैं कौन होता हूं साकार करने वाला? हिंदुस्तान का जन जन करेगा उनका सपना साकार। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये है मनमोहन जागामा, जो MIM के प्रत्याशी हैं और साहिबाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। खैर,
कई तरह के इल्ज़ाम लगते हैं एमआईएम पे, और तमाम पार्टी जो है अपनी अपनी कोशिश करती है कि मौजूदा जो विधायक हैं वो अपनी साख बचा ले, पार्टियां अपनी साख बचा ले, और कोई कोशिश करता है कि हम सत्ता में वापस आ जाएं। तो खैर वो 10 मार्च को पता चलेगा कि कौन शहंशाह होता है उत्तर प्रदेश में और किसके सर पे ताज जनता सौंपती है। ये 10 मार्च को परिणाम आने के बाद पता चलेगा। तब तक आप बने रहिए, जो भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे।